फिल्मी कलाकारों का पॉलिटिक्स से रिश्ता कोई नया नहीं है। पहले भी तमाम एक्टर्स पॉलिटिक्स के मैदान में कूद चुके हैं और अब जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तब रोज नए नए एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं जो अपनी नई इनिंग पॉलिटिक्स में शुरू करने जा रहे हैं। कंगना रनौत पहले ही सत्तारूढ़ दल से जुड़ चुकी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नाम गोविंदा का है, जो इस मैदान में 20 साल पहले कूदे तो थे, लेकिन 5 साल बाद अलविदा भी कह दिया था। वो फिर से पॉलिटिक्स में वापसी करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक्टर्स की जिन्होंने पॉलिटिक्स के मैदान में कदम तो रखे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं और पॉलिटिक्स से तौबा कर ली। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, गोविंदा। सबसे पहले बात गोविंदा की। बात उन दिनों की है जब केंद्र में अटल सरकार थी। सरकार ने अगला लोकसभा चुनाव समय से पहले करवाने का फैसला किया। इधर विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी सरकार को घेरने की तैयारी में थी। उसने अटल सरकार के मंत्रियों को घेरने की तैयारी की। इस दौरान राम नाईक सरकार में कद्दावर मंत्री माने जाते थे। मुंबई नॉर्थ सीट उनका गढ़ मानी जाती थी। दूसरी तरफ था गोविंदा का डगमगाता करियर। उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। कांग्रेस भी ये बात अच्छे से समझ रही थी। कांग्रेस ने राम नाईक के खिलाफ गोविंदा को टिकट देने का फैसला किया। गोविंदा की फिल्में भले ही फ्लॉप हो रही थी, लेकिन पब्लिक में उनका चार्म कम नहीं हुआ था। उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, जनता से बड़े बड़े वादे किए। खुद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गोविंदा के लिए प्रचार किया और जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए, तब गोविंदा ने सबको हैरान कर दिया। गोविंदा ने सबको चौंकाते हुए लगभग 48,000 वोटों से राम नाईक को चुनावी मैदान में पटखनी दे दी थी। गोविंदा चुनाव तो जीत गए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि राजनीति का मैदान कांटों से भरा है। वो पॉलिटिक्स में उतरे जरूर, लेकिन उनका मन कभी इसमें लगा नहीं। गोविंदा संसद में सबसे कम उपस्थित रहने वाले सांसद तो थे ही, शायद ही उन्होंने कभी वहां अपनी बात रखी हो। वो पार्टी मीटिंग्स में भी नहीं जाया करते थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने एक्सेप्ट किया था कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने खुद को धमकियां मिलने का आरोप भी लगाया। साल 2008 में गोविंदा ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि तब ऐसा जरूर लगा था कि अब शायद ही दोबारा कभी पॉलिटिक्स का रुख करेंगे, लेकिन हाल ही में गोविंदा ने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करके फिर से पॉलिटिक्स के मैदान में छलांग लगा दी है। अब पॉलिटिक्स में उनकी दूसरी पारी कितनी लंबी और कितनी कामयाब रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 2, सनी देओल। सनी देओल साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारा। सनी पाजी ने यहां से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सुनील कुमार जाखड़ को मात दी। वो सांसद बन तो गए, लेकिन उनका मन जल्दी ही पॉलिटिक्स से हट गया। चुनावी रैलियों में उन्होंने गुरदासपुर की जनता से भले ही बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गुरदासपुर वालों को उनके दर्शन तक दुर्लभ हो गए। यहाँ तक कि गुरदासपुर में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लग गए। संसद में भी उनका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। अपने 5 साल के कार्यकाल में संसद में सनी देओल की अटेंडेंस महज 18% रही। न ही उन्होंने किसी बहस में हिस्सा लिया। हाँ, पूरे 5 साल में उन्होंने संसद में केवल एक सवाल जरूर पूछा। जी हाँ, केवल एक सवाल। सनी देओल ने गुरदासपुर की जनता को इस कदर इग्नोर किया कि गदर 2 के प्रमोशन के लिए वो वाघा अटारी बॉर्डर तो गए, लेकिन वहां से बहुत नजदीक गुरदासपुर जाना जरूरी नहीं समझा। उनके क्षेत्र से गायब रहने से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन तक किया। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर से उनकी सदस्यता तक रद्द करने की मांग की गई। हालांकि सनी देओल ने भी कई इंटरव्यू में साफ किया है कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। साल 1984 में दिसंबर की एक सर्द रात में एक ऐलान किया। वो ऐलान था इलाहाबाद से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने का। ये सब एकदम चुपके से किया गया ताकि उनके विरोधी हेमवती नंदन बहुगुणा को संभलने का जरा सा भी मौका न मिल सके। हालांकि अमिताभ राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच की नजदीकी, अमिताभ के माता पिता दोनों के ही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से काफी गहरे ताल्लुकात थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पार्टी की कमान राजीव गांधी के हाथों में आई, तो उन्होंने अपने पुराने साथी की मदद लेने की सोची
और इस तरह अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स के मैदान में उतर पड़े। अमिताभ बच्चन पर इलाहाबाद ने खूब प्यार लुटाया। उन्होंने अपनी सीट से सबसे बड़ी जीत हासिल की। लेकिन जल्दी ही बच्चन साहब को भी ये एहसास हो गया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन पर पार्टी में अनावश्यक दखलंदाजी के कई आरोप लगे। लेकिन हालात तब बिगड़े जब उनका नाम बोफोर्स घोटाले में उछला और जुलाई 1987 में उन्होंने राजनीति से टाटा बाय बाय कहते हुए अपनी सीट छोड़ दी। हालांकि अमिताभ पॉलिटिक्स छोड़ने की कुछ और ही वजह बताते हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उनकी माने तो इसकी वजह उनका एक ऐसा फैन था जिसे राजनीतिक रूप से अमिताभ का विरोधी पसंद था। उस फैन ने अमिताभ से आग्रह किया कि वो उसे धर्म संकट में न डालें। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सालों की मेहनत से अपने फैंस बनाए हैं और बेहतर यही है कि वो यूं ही उनके फैन बने रहें। नंबर 4, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र भी साल 2004 में बीकानेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। उनकी माने तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर राजनीति में आए थे। हालांकि राजनीति में वो उतने सफल नहीं हो सके जितनी उनकी पत्नी हेमा मालिनी। उन पर संसदीय क्षेत्र से गायब रहने के आरोप भी लगते रहे। उनके लापता रहने के पोस्टर भी खूब सुर्खियों में रहे। लेकिन बकौल धर्मेंद्र उन्होंने अपने क्षेत्र में खूब काम किया, लेकिन वो अपने कार्यों को शो ऑफ नहीं कर सके, न ही मीडिया ने उनका साथ दिया। अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। पत्रकार रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता में लिखा है कि धर्मेंद्र राजनीति से परेशान हो गए थे। धर्मेंद्र ने खुद कहा था कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि राजनीति में आना कोई गलती थी, लेकिन कलाकार को हमेशा कलाकार ही रहना चाहिए, क्योंकि नेता बनते ही लोगों का प्यार बट जाता है। आखिर जिन एक्टर्स को पब्लिक सिर माथे पर बिठाती है, वही एक्टर्स राजनीति के मैदान में फ्लॉप क्यों साबित हो जाते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।